खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम पेश करेंगे देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड रजत जयंती समारोह की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने पहुंचे। वहीं योगी का बुलडोजर मॉडल बिहार में कितना असरदार रहा, इस पर भी बात करेंगे। इन कयासों पर हमारी रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात तेहरान जल संकट की, तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में उस वक्त चार चांद लग गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होने पहुंचे। देवभूमि रजत जयंती के निराले रंग इसमें देखने को मिले। आपको बता दें कि इस खास मौके पर देवभूमि को विकास योजनाओं की सौगात भी मिली। पीएम मोदी ने राज्य को 8,140 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सौगात दी। ये खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने क्या कुछ खास कहा। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश बना है, बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। यहाँ रोड कनेक्टिविटी पर बेहतर काम हो रहा है, सड़कों की लंबाई बढ़कर दुगनी हो गई है। प्रदेश में हवाई यात्रा को बढ़ावा मिला है, अब एक दिन में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते हैं। प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ी, पहले एक मेडिकल कॉलेज था। वैक्सीन कवरेज का दायरा पहले 25% भी नहीं था, अब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया। उत्तराखंड आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल से जुड़े प्रोजेक्ट विकास को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मांग बढ़ी है, हर विधानसभा में योग केंद्र, होम स्टे एक कंप्लीट पैकेज बनने चाहिए। पहाड़ी भोजन पर्यटकों को परोसना होगा, इससे वे खुश होंगे, यही चीज है जो उन्हें यहाँ दोबारा खींचेगी। डेमोग्राफिक चेंज, भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर भी धामी सरकार ने बेहतर काम किया है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे तो खुशियों की बहार देखने को मिली। आपको बता दें कि वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित समारोह में उन्होंने जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 9 नवंबर का ये दिन उत्तराखंड की जनता की लंबी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। ये दिन हर उत्तराखंडी के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तराखंड की स्थापना का सपना वर्षों पहले देखा गया था और ये सपना अटल जी की सरकार के समय पूरा हुआ। आप सब जानते हैं उत्तराखंड से मेरा लगाव कितना गहरा है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। साथियों, यहां बिताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। इसलिए ही जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तो मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। देवभूमि को मिली इन विकास योजनाओं की सौगात। राज्य को 8,140 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाएं उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। प्रमुख परियोजनाएं जिनका हुआ शिलान्यास। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 7,210 करोड़ से अधिक। शोंग बांध पेयजल परियोजना, इसका उद्देश्य देहरादून को 150 MLD पेयजल की आपूर्ति करना है।
जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना नैनीताल। ये परियोजना पेयजल, सिंचाई, सहायता और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना। नैनीताल में उन्नत डेयरी संयंत्र, विभिन्न इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, बिजली उपकेंद्र। परियोजनाएं जिनका पीएम ने उद्घाटन किया। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 930 करोड़ से अधिक। देहरादून जलापूर्ति कवरेज अमृत योजना के तहत देहरादून शहर के 23 जोनों में जलापूर्ति कवरेज की परियोजना। पिथौरागढ़ जिले में विद्युत उपकेंद्र, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र। हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट मात्र 4000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। बिजली उत्पादन 4 गुना बढ़ा और सड़कों की लंबाई दोगुनी हो गई। पहले 6 महीने में लगभग 4000 यात्री हवाई जहाज से यात्रा पे आते थे। आज यह संख्या एक दिन में 4000 से अधिक हो गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहां रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। जमरानी और सौंग बांध परियोजनाएं देहरादून और हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड सरकार अब सेब और कीवी के किसानों को डिजिटल करेंसी में अनुदान देना शुरू कर रही है। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक मदद की पूरी ट्रैकिंग करना संभव हो रहा है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4000। आज एक दिन में 4000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। साथियों, इन 25 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पहले यहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, आज यहां 10 मेडिकल कॉलेज है। 25 साल पहले वैक्सीन कवरेज का दायरा सिर्फ 25% भी नहीं था। 75% से ज्यादा लोग बिना वैक्सीन की जिंदगी शुरू करते थे। आज उत्तराखंड का करीब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया है। आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था। जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। पहले राज्य में केवल 1 मेडिकल कॉलेज था, जबकि अब यहां 10 मेडिकल कॉलेज हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। वहीं पीएम मोदी ने उत्तराखंड के आध्यात्मिक महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर और आदि कैलाश जैसे तीर्थों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु इन पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं, जो न केवल भक्ति का मार्ग बनाती है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती है। उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगी हुई।
ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, तीर्थ स्थलों जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पारित होने के बाद उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके भारत के 27वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। योगी का बुलडोजर मॉडल बिहार में कितना असरदार रहा, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम आने पर ही साफ हो सकेगा। देखा जाए तो बिहार में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये खास रिपोर्ट देखें। योगी की लोकप्रियता को भुनाने का फंडा कितना असरदार। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं का सीधा असर ये रहा कि वह हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद के मुद्दे को मजबूती से उठाकर एनडीए के लिए मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने की कोशिश करते रहे। उनकी रैलियों से एनडीए के पक्ष में एक सकारात्मक चुनावी माहौल बनता दिखा, खासकर युवा वर्ग और उन लोगों के बीच जो माफिया राज से मुक्ति चाहते हैं। हालांकि उनकी सभाओं का वास्तविक चुनावी परिणाम क्या होगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारक हैं, जिनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटती रही। उनकी 30 से अधिक सभाएं और रोड शो ये दर्शाते हैं कि एनडीए गठबंधन उनकी लोकप्रियता को भुनाना चाहता है। बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो ये कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा, यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई। ध्रुवीकरण के प्रयासों को किस हद तक मिली सफलता? आपको बता दें कि बिहार चुनाव में बीजेपी ने सीएम योगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का आक्रामक और स्पष्ट चेहरा माना जाता है। उनकी रैलियों में राम मंदिर निर्माण और सनातन संस्कृति के मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर बीजेपी ने अपने कोर हिंदू वोट बैंक को लामबंद करने का प्रयास किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माफिया पर सख्ती और बुलडोजर मॉडल का हवाला देकर आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताकर घेरा। ये रणनीति उन मतदाताओं को, खासकर युवाओं को आकर्षित करने के लिए थी जो बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था चाहते। जाहिर तौर पर उनके तीखे और भावनात्मक भाषण अक्सर चुनावी विमर्श को विकास नाम बनाम ध्रुवीकरण की ओर मोड़ने का काम करते रहे, जिससे विपक्षी दलों के मुख्य मुद्दे जैसे ध्यान हटा। सीएम योगी की बिहार के सीमांचल उत्तर प्रदेश के सटे जिलों में उनकी रैलियों की मांग अधिक रही।
ये माना जाता है कि इन क्षेत्रों में उनके भाषण सीधा और गहरा प्रभाव डालते हैं। भाइयों, आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, गुंडा राज था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। बुलडोजर मॉडल और कानून व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर सख्ती से की गई कार्रवाई और बुलडोजर के इस्तेमाल का जिक्र किया है। योगी राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल को जंगलराज बताकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तीखा हमला बोलते रहे। दरअसल उनका ये मॉडल उन युवाओं और आम जनता को आकर्षित कर सकता है जो बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त शासन चाहते हैं। रैलियों में बुलडोजर से लेकर समर्थकों का आना इस बात का संकेत है कि सीएम योगी ने महागठबंधन के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए उन्हें पप्पू, टप्पू और अप्पू बताकर विपक्षी खेमे पर निशाना साधा। वहीं कानून व्यवस्था पर उनके आक्रामक रुख ने उन मतदाताओं के बीच विश्वास जगाया जो आरजेडी के शासनकाल को लेकर चिंतित है। आज बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान, बिहार का हर नागरिक खुशहाली की, सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। बहनों और भाइयों, पहले चरण के चुनाव के मतदान ने और उसके रुझान ने साबित किया है कि बिहार को समृद्ध बनाना है तो अपने मतदान का प्रयोग करके बिहार को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इतिहास गवाह है, बिहार समृद्ध और विकसित हुआ है, भारत समृद्ध और विकसित हुआ है। बिहार का स्वर्ण युग आया है तो भारत का वह स्वर्ण युग बना है। फिलहाल विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को योगी के विवादास्पद बयानों से विपक्ष की रणनीति जैसे नौकरी और विकास के मुद्दे से ध्यान हटाकर बहस को अन्य विवादास्पद मुद्दों पर केंद्रित करने में सफलता मिली है। कहा जा रहा है कि उनकी ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो में उमड़ी भीड़ ने स्थानीय एनडीए उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, जो चुनाव में जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण होता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि योगी की सभाओं में पहुंची भीड़ किस हद तक वोट में तब्दील हुई है, ये चुनाव परिणाम के बाद भी पता चल सकेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। ईरान की राजधानी तेहरान कई दशकों के सबसे भयंकर जल संकट से जूझ रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पानी की ऐसी जबरदस्त किल्लत हो चुकी है कि सरकार को कहना पड़ा है कि अगर अब बारिश नहीं हुई तो हालात बेकाबू होंगे। इस खास रिपोर्ट को देखिए। तेहरान जल संकट के मुख्य कारण ईरान एक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित है। हाल के वर्षों में वर्षा के पैटर्न में भारी बदलाव आया। तेहरान के जल स्रोतों वाले क्षेत्रों में वर्षा में 100% तक गिरावट दर्ज की गई है। ईरान पिछले 5 वर्षों से लगातार सूखे की स्थिति से जूझ रहा है। बढ़ते तापमान के कारण पानी का वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है, जिससे जलाशयों में पानी का स्तर और भी घट गया है। सरकार और नागरिकों दोनों ने भूजल का अंधाधुंध दोहन किया है। ईरान में 90% से अधिक पानी कृषि में इस्तेमाल होता है। सिंचाई के लिए आज भी पुरानी और अक्षम तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नदियों के प्राकृतिक बहाव को बदले बिना सोचे समझे बड़े पैमाने पर बांधों का निर्माण किया गया। तेहरान की पानी की पाइपलाइनें और वितरण नेटवर्क कई जगह पर 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिसके कारण पानी का एक बड़ा हिस्सा रिसाव और बर्बादी में जाता है। तेहरान में
में भयंकर जल संकट कई मानव निर्मित गलतियों और प्राकृतिक कारणों का परिणाम है। बता दें कि यह संकट कोई अचानक आई आपदा नहीं, बल्कि ये दशकों की लापरवाही, कुप्रबंधन और पर्यावरण की उपेक्षा का नतीजा है। बहरहाल तेहरान में पानी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। अमीर कबीर बांध का जलाशय अब काफी कम हो गया है। कई ऐसे प्रांत थे जहां लंबे अरसे से बारिश नहीं हुई। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए ईरान की सरकार ने रात में नल बंद करने की योजना तक शुरू की। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जलाशय फिर से भर सके, लेकिन चुनौती ये है कि अब बांध भी सूखने लगे। सरकार जलवायु परिवर्तन को दोष दे रही, मौसम बदल रहा है, गर्मी में लहरें आ रही, जहां तापमान 50 डिग्री से ऊपर चढ़ जाता है, बारिश की कमी हो रही। तेहरान क्षेत्र में 100% वर्षा की कमी हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ वादा सच है। असली समस्या इंसान ने बनाई है। दशकों की गलतियां भुगतनी पड़ रही है। सरकार ने सालों तक समस्या को नजरअंदाज किया, बांध बनाए लेकिन बिना सोचे, जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया, कृषि और बुनियादी ढांचे की गलत नीतियां बनी। अब तक कोई बड़ा प्लान नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आत्मघाती प्रबंधन ने ये कारण मिलकर एक बड़ा तूफान लाए हैं। जलवायु परिवर्तन ने आग लगाई, लेकिन इंसानी गलतियों ने ईंधन डाला। खबरों के मुताबिक पानी की कमी ने जलाशय और भूजल भंडार दोनों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। खलबली तब मची, गौरतलब है कि कई इलाकों में झीलें और नदियां सूख चुकी, जिससे शहर की जलापूर्ति व्यवस्था डगमगा गई है। तेहरान वाटर अथॉरिटी ने 20 जुलाई को चेतावनी दी थी कि राजधानी को पानी देने वाले जलाशयों का स्तर पिछले 100 साल में सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गया है। गर्मियों में पहले ही बीच-बीच में पानी की कटौती की जा चुकी है। 3 नवंबर को अथॉरिटी के प्रमुख बेहजाद पारसा ने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई तो बांधों में बचा पानी सिर्फ 2 हफ्ते तक ही शहर को सप्लाई दे पाएगा। राष्ट्रपति पेजर शकियान ने पहले 23 जुलाई को आगाह किया था कि अगर यही हाल जारी रहा तो जल्द ही जनता को पानी उपलब्ध कराना असंभव हो जाएगा। तो तेहरान की कहानी बन जाएगी इतिहास। तेहरान ने आक्रमण झेले, तख्ता पलट देखे, प्रतिबंध सहे, लेकिन प्यास ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अगर नल सूख गए तो अगली क्रांति सड़कों से नहीं रसोई से आएगी। लोग भूखे नहीं प्यासे होंगे। ईरान का भविष्य दांव पर है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अब तुरंत कदम उठाने होंगे। पानी बचाओ अभियान, नई तकनीकें और सही नीतियां, लेकिन सबसे पहले बारिश चाहिए। अगर दिसंबर तक बादल न आए तो तेहरान की कहानी इतिहास बन जाएगी। बताया जाता है कि वर्षों तक सरकार ने इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज किया और जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया। नई जल परियोजनाओं की घोषणा तो हुई, लेकिन दीर्घकालिक जल प्रबंधन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कई विशेषज्ञ ईरान की स्थिति को आत्मघाती जल प्रबंधन का परिणाम बताते हैं, जहां पानी के उपयोग और आवंटन में राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टाचार ने भी स्थिति को बदतर बना दिया है। कुछ बांधों में अपनी क्षमता का केवल 1% से 11% तक ही पानी बचा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्दी बारिश नहीं हुई तो तेहरान में डे जीरो की स्थिति आ जाएगी। पानी की राशनिंग और रात के समय नल बंद करना जैसे कदम पहले से ही लागू किए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।